नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार। आप सबका स्वागत और अभिनंदन है आज के इस खास कार्यक्रम में। पूरे देश में आज बड़ी गहमा-गहमी है उन राजनीतिक सवालों को जिसको हर आदमी जानना चाहता है। उत्तर प्रदेश में भी मानसून सत्र इस समय चल रहा है, तो विधानसभा में क्या हो रहा है, लोकसभा में क्या हो रहा है, कल सबने देखा 300 सांसद सड़क पर थे। सदन में कितने होंगे मुझे नहीं मालूम। पहली बार थी कि जब सदन चल रहा हो और इतनी बड़ी तादाद में सांसद सड़क पर हो। मानता हूं कि कभी किसी दल के, कभी किसी पार्टी के सांसद सड़क पर आते थे। आपको बता दें कि आपको नई जानकारी होगी, ये इतिहास में पहली बार था कि चुनाव से पहले हुआ कोई गठबंधन इतनी बड़ी जीत लेकर पहली बार देश में जीता है। इतनी बड़ी जीत जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की हुई, इतनी बड़ी जीत नहीं किसी की हुई थी, जो पहले से प्रस्तावित हो। अब इन सब चीजों पर बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ बातें हो रही हैं और समाज क्या कह रहा है। जिन जज साहब की वजह से हमारे धनखड़ जी की कुर्सी चली गई, वो जज साहब के खिलाफ आज लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव भी पास हो गया और जब प्रस्ताव पास होना ही था तो धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हो गया। मैं बड़ा सोच सोच के इस बात से हैरान हूं और परेशान हूं। मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा। मैं सीधा और हम आज एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के दो मंत्री, दोनों कैबिनेट हैं, आपस में भिड़ गए हैं, हटाने की बात हो रही है। देखते हैं किसका पद जाएगा। वो रहस्यमयी खबर हम अगले 5 मिनट बाद आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन पहले चर्चा करेंगे लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा में इस समय जो सरगर्मी तेजी से बदल रही है, वो कई इबारत लिख रही है। जब आज कोई भी पर्चा दाखिल नहीं हुआ तो राजस्थान का एक युवा आके, छात्र आके उपराष्ट्रपति के पद का पर्चा दाखिल कर गया। संतोष पाठक जी। देखिए, वाक़ई देश की राजनीति में बड़ा हंगामा मचा हुआ है शिव जी। आपने ज़िक्र किया कल दिल्ली की सड़कों पर क्या हुआ। आज एक बार फिर से देश की संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर विरोधी दलों ने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी भी उसमें शामिल हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मकबरे में मंदिर ढूँढने की शुरुआत हो गई। कल किस तरह से हंगामा हुआ, आज यूपी के विधानसभा में उस मुद्दे को उठाने की कोशिश की विपक्षी राजनीतिक दलों ने। बहुत ज़्यादा सरकार ने उस पर सही तरीके से जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। ऐसा लगता है कि किसान और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की कुंडली मैच नहीं करती है। या यूँ भी कह लूँ मैं कि जाट और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों की कुंडली मैच नहीं करती है। जाटों का वोट हासिल करने के लिए, जाटों का समर्थन हासिल करने के लिए जगदीप धनखड़ साहब को पहले राज्यपाल बनाया पश्चिम बंगाल का, फिर उपराष्ट्रपति बनाया और किस तरह से अपमानित कर कर उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, इसका रहस्य, इसका सच अभी सामने आना बहुत जरूरी है। और इस बीच लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल यानी चौधरी चरण सिंह जी की विरासत की राजनीति करने वाले उनके पोते जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए अमित शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन हो गई थी। और अब जब काम निकल गया, मतलब निकल गया, तो जैसे जगदीप धनखड़ साहब को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, ठीक उसी तरह से अब चौधरी चरण सिंह की विरासत की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी को अपमानित किया जा रहा है। और जिन शब्दों के साथ उन्हें संबोधित किया जा रहा है, वो शब्द अपने आप में, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, क्योंकि जाटों की जो राजनीति है, इन तमाम प्रदेशों में एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं। लेकिन जाटों की राजनीति करने वाले, जाट चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत की राजनीति करने वाले जयंत चौधरी को क्या कहा जा रहा है, उस पर आने से पहले जरा मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को जो कैश कांड वाले जज साहब है ना, आजकल इलाहाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं, यशवंत वर्मा, उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इसमें जस्टिस अमित कुमार, जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और बीबी आचार्य शामिल है। और 146 सांसदों द्वारा जो प्रस्ताव था महाभियोग चलाने का, उसकी प्रक्रिया की एक तरह से शुरुआत हो गई। अभी जांच होगी, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद सदन में प्रस्ताव आएगा, वोटिंग होगी। लेकिन इसी चीज की शुरुआत तो जगदीप धनखड़ साहब ने की थी।
तो फिर धनखड़ साहब को उसकी सजा क्यों दी गई? क्यों उनको इस्तीफा देने को मजबूर किया गया? क्योंकि सरकार चाहती थी कि क्रेडिट लोकसभा को मिले। यानी बिड़ला साहब को मिले, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। तो क्या सिर्फ इस तकनीकी पहलू के कारण जगदीप धनखड़ साहब को अपमानित करके इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया? इसका सच तो तभी पता लगेगा कि जब जगदीप धनखड़ साहब बाहर आएंगे। और विपक्षी राजनीतिक दलों ने, संजय राउत ने कल चिट्ठी भी लिखी थी अमित शाह को, और अब वो याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो आगे देखा जाएगा, और तभी वो सच सामने आएगा। लेकिन इस बीच गन्ना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका संबंध क्या है हम और आप सब जानते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिले आप ले लीजिए, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, अन्य तमाम जिले भी ले लीजिए। गन्ना उनके लिए उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से जीने के लिए हवा जरूरी है शिव जी। ये हम तमाम लोग जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलों के कैबिनेट मंत्री जो हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब, उन्होंने जयंत चौधरी की पार्टी को चौधरी चरण सिंह की राजनीति, चौधरी चरण सिंह की विरासत की राजनीति करने वाले पार्टी को पट पांव कह दिया है। अब जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो तो जानते हैं पट पांव क्या होता है, लेकिन मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं जो देश के अलग अलग हिस्सों से और विदेशों से भी कई लोग दिखते हैं। इस तस्वीर का भी जिक्र मैं आगे करूंगा, आपको बताऊंगा कि ये पूरा मसला क्या है। लेकिन आगे हम अभी इस पे आते हैं कि पट पांव का मतलब क्या है। पट पांव मतलब पनौती, यानी दुर्भाग्यशाली। यानी आप चौधरी चरण सिंह के पोते की पार्टी को, चौधरी चरण सिंह के बेटे द्वारा स्थापित की गई पार्टी को पनौती बता रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बता रहे, उन्होंने लक्ष्मी नारायण चौधरी ने क्या कहा कि जिसने भी आरएलडी के साथ गठबंधन किया उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। और वो यहां तक कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर प्रदेश में करारी हार मिली थी राष्ट्रीय लोकदल को, और पूरे देश में जो 200 राष्ट्रीय लोकदल प्लस भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को, और 400 सीटों का दावा कर रही एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जो मुख्य पार्टी थी वो 240 पर आकर अटक गई या टिक गई या ठहर गई। उसके लिए भी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी जिम्मेदार है। बताइए कितनी सीटों पर लड़े थे जयंत चौधरी साहब। लेकिन जयंत चौधरी की पार्टी के कारण ये एनडीए गठबंधन 240 पे आ गया, क्योंकि वो पनौती है, ये चौधरी साहब कह रहे हैं। और उन्होंने सीधे सीधे आगे कह दिया कि जिसने इस पार्टी के साथ गठबंधन किया, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे एचडी देवगौड़ा हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करने वाले तमाम राजनीतिक दलों का एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, ये कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया, राजनाथ सिंह का भी नाम सामने आ गया। राजनाथ सिंह ने भी जब गठबंधन हुआ था तो राजनाथ सिंह ने भी पटपांव यानी पनौती की संज्ञा दी थी राष्ट्रीय लोकदल को। ये हम नहीं कह रहे, ये लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब ने कहा। जबकि हालत क्या थी, थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूं। राजनाथ सिंह जब गाजियाबाद से लड़ने आए, गाजियाबाद जैसी मजबूत सीट से लड़ने आए, तो उनको लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता किया। इनके पिता जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह के साथ समझौता किया, 5 सीटें उनको दे दी थी। क्या बिना किसी राजनीतिक वजूद के किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय पार्टी 5 सीट दे देगी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? और लोकसभा चुनाव से पहले आप क्यों इतने व्याकुल थे जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करने के लिए, और आज योगी सरकार के मंत्री उनको पनौती बता रहे हैं? और जाहिर सी बात है कि इस पर हंगामा उठ गया। राष्ट्रीय लोकदल के, मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि वो अपनी तस्वीरें दिखाएं जरा, योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की। राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गए, योगी आदित्यनाथ से शिकायत करने पहुंच गए कि इन जनाब को, इन मंत्री को मंत्रिमंडल से हटाइए। और जब यहां भी बात नहीं बनी तो उत्तर प्रदेश के जो संगठन महासचिव, जो संगठन का कामकाज करते हैं, उन धर्मपाल साहब से भी, वो भी तस्वीर में कंट्रोल रूम से कहूंगा, ये देखिए, धर्मपाल साहब से मिलकर भी शिकायत कर रहे हैं कि देखिए ये तो जाटों का अपमान है, जाट राजनीति का अपमान है, राष्ट्रीय लोकदल का अपमान है। तो लक्ष्मी नारायण चौधरी को केंद्रीय कैबिनेट, यूपी के कैबिनेट से हटा देना चाहिए। लगता नहीं कि मांग मानी जाएगी। सीधे कह रहा हूं स्पष्ट तौर पर, जो मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि ये बयान देने के पीछे कोई ना कोई है, कोई बड़ा नेता है इस बयान देने के पीछे। तो उनको योगी मंत्रिमंडल से, योगी आदित्यनाथ अपने ही मंत्रिमंडल से उनको हटाने नहीं जा रहे हैं। और सीधा सीधा खुला चुनौती जो है इस देश के जाट समुदाय को है कि धनखड़ के साथ हमें जो करना था कर लिया। राजस्थान के बीजेपी प्रवक्ता ने सवाल उठाया, हमने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। भले ही लोग चिट्ठी लिखते रहे, लेकिन हम उस पर कुछ भी नहीं बताएंगे। और अब
जयंत चौधरी की पार्टी को भी उनकी औकात, उनकी हैसियत एक तरह से बताते हुए नजर आ रहे हैं। याद दिला दूं, लोकसभा चुनाव से पहले जब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, तो उन्होंने कहा था कि मैं चौवन्नी नहीं हूं कि पलट जाऊं, लेकिन पलट गए थे वो। भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को वो नजारा नहीं भूला होगा, वो दृश्य नहीं भूला होगा। नजारा शब्द तो पॉजिटिव शब्द है, लेकिन मैं दृश्य कह देता हूं, जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जयंत चौधरी पर लाठियां बरसाई, फिर भी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए और आज बीजेपी उनको उनकी राजनीतिक हैसियत बता रही है कि तुम्हारी वजह से हम 240 पे आ गए, नहीं तो 400 सीट तो हमारे हाथ में यूं आने वाली थी, बस तुम्हारी वजह से 160 सीटें कम आ गई। सोचिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है इसमें। पटपांव की बात है, जब पटपांव मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है। जब हमारे सनातन धर्म में शादी समारोह सम्मान होता, तब भी कहते हैं कि फला का दामाद बड़ा खतरनाक साबित हुआ कि वो उसकी शादी हुई तो घर पर आपत्तियों की विपत्ति टूट पड़ी। कोई किसी के साथ जुड़ता है तो वहां भी ये मानते हैं। अब चौधरी लक्ष्मी नारायण है, जाट नेता हैं, मथुरा से जयंत चौधरी का लगाव रहा, सांसद भी रहे। अब चौधरी लक्ष्मी नारायण का बेटा, अब चौधरी लक्ष्मी नारायण 74 वर्ष के होने जा रहे हैं। टिकट कटने के उद्देश्य से उन्होंने कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए 75 वर्ष का नियम लागू नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। कई विधायक जैसे धर्मपाल सिंह हैं, और भी हैं, बरेली से हैं धर्मपाल सिंह, और भी कई विधायक हैं जो 75 वर्ष क्रॉस हैं। अब चौधरी लक्ष्मी नारायण की टिकट बचेगी कि जाएगी, ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण के इस बयान के बाद सियासी घमासान तो मच गया। और वो कब मचा? जब सदन चल रहा है उत्तर प्रदेश का। अब ये विधायक अभी आपने देखे, ये सवाल कर रहे हैं, तो क्या अब ऐसे में मुख्यमंत्री निर्णय ले पाएंगे? बताया जाता है कि मुख्यमंत्री के सबसे खासम खास मंत्रियों में से गिने जाते हैं। मुख्यमंत्री का कोई भी मसला जब सदन में फंसता है तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण खड़े होकर समाजवादी पार्टी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का रोल क्या है, सवाल ये है कि लक्ष्मी नारायण किस बूते पर, किस ताकत पर कह रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का बयान नहीं हो सकता है। क्या ये लड़ाई लखनऊ और दिल्ली में परिवर्तित होती दिख रही है? क्योंकि जयंत चौधरी को दिल्ली खेमे में जोड़ा जाता है। उन्हें माना जाता है कि वो अमित शाह की वजह से गए हैं। नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत की, कहा कि तुम्हारे दादा को हम भारत रत्न दे देते हैं, तुम्हें मंत्रिमंडल में सम्मिलित कर लेते हैं, आ जाइए, और लोकसभा सीटें हम 2 देंगे, जबकि वो उधर 10 मांग रहे थे। 5 अखिलेश यादव देने को भी राजी थे। अगर वो 5 पे लड़ते तो मुझे लगता है कि 4 सांसद भी उनके जीतते। लेकिन उन्हें इधर सौदा मुनाफे का लगा। विधायकी का चुनाव है नहीं, 2 सांसद ज्यादा बन भी जाएंगे और सत्ता में नहीं है तो किसी मकसद के नहीं है। उन्हें इधर मुफीद लगा और वो इधर आ गए। और इधर आने के बाद मामला भी ऐसा फंस गया कि सरकार अल्पमत में आ गई। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी था उसे बहुमत नहीं मिला। तो अब एक एक सीट की बड़ी जरूरत है। ऐसे में नरेंद्र मोदी तो रिस्क ले नहीं सकते कि वो जयंत चौधरी का इस्तीफा करा दें। तो इस्तीफा तो अगर होगा तो चौधरी लक्ष्मी नारायण का होगा, क्योंकि यहां बहुमत पूरा भारतीय जनता पार्टी का है। मामला बड़ा, जैसे राजस्थान के जाट प्रवक्ता का पार्टी से निष्कासन, सतपाल का समारोह न होना, उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ न होना, प्रश्नवाचक चिन्ह, धनखड़ का इस्तीफा और धनखड़ लापता होना, जाट समाज बेहद नाराज। कई जगह चर्चा है कि जाट समाज की बैठकें भी हो रही हैं। अब इन सबको जूझने के लिए मुझे लगता यह भी नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का इस्तीफा हो सकता है। एक और जाट की एक नई आफत मोल ले ली जाए, और ना ले ली जाए तो जयंत चौधरी की पार्टी क्या कहेगी? ये आपने देखा कि बहुत सभी विधायक सांसद इकट्ठे होकर पहुंच गए, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा लो। अब देखिए शिकायत किससे करने गए हैं? जो जिसका बहुत नियरेस्ट है। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक बाप अपने बेटे से बेहद प्यार करता है और उस बेटे की कोई शिकायत लेकर आया है, क्या दे लेगा बाप निर्णय, सब जानते हैं। लेकिन क्या राजनीति में ये सब ठीक है? जयंत चौधरी क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा फिर मथुरा लोकसभा लड़ सकते हैं। जयंत चौधरी अपनी पत्नी को वहां से विधानसभा लड़ा सकते हैं छाता पर। छाता जाट बावली सीट है, छाता से लक्ष्मी नारायण विधायक होते हैं।
इस बार उनका चुनाव जो हुआ था वो आरएलडी का ही विधायक से हुआ था, वहां आरएलडी का उम्मीदवार था। इस पर भी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोच नहीं पा रही है कि हमारे मंत्री ने हमारे सहयोगी दल के खिलाफ ये बयान क्यों दे दिया। आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर भी उनके एक बड़े दल हैं, सहयोगी दल है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने कहा कि अगर मेरे कार्यकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो पुलिस की हम आंखें निकाल लेंगे, हाथ काट देंगे। दूसरे दिन दयाशंकर सिंह जी गए बलिया और बोले अगर पुलिस के ऊपर किसी ने उंगली उठाई तो हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। उस दिन से कुछ ओम प्रकाश राजभर के तेवर ढीले पड़ गए। तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि मंत्री आपस में भिड़ के कर क्या रहे हैं, या फिर 50-50 का मैच खेल रहे हैं कि तू मेरी उखाड़ मैं तेरी उखाड़ूं। फायदा तो हम ही दोनों का है, मीडिया भी चर्चा हम ही लोगों पर करेगी। तो जो समाजवादी पार्टी को स्पेस मिलना चाहिए खबरों का, तो उन खबरों के समापन के लिए रणनीति रची जा रही है। मैं बड़ी गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं, गंभीर बात कर रहा हूं। या फिर ये इदा कदा जो लोग नेपथ्य में रहते हैं, चौधरी लक्ष्मीनारायण को बहुत लोग जानते भी नहीं है, अब चर्चा में आ गए हैं, सभी चैनल्स उन पर बातचीत कर रहे हैं। पाठक जी, चर्चा इस बात की नहीं है, चर्चा इस बात की है कि आखिर अब उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। क्या चौधरी लक्ष्मी नारायण को भी मैं उत्तर प्रदेश का रामविलास पासवान मानता हूं। 2007 में वो बसपा में चले जाते हैं, 2017 में वो भाजपा में चले जाते हैं, 2012 में उनकी जुगाड़ सपा में लग नहीं पाई 2012 में, वरना वो सपा में भी चले जाते। उस समय उन्हें ये लग नहीं रहा था कि सपा सत्ता में आएगी और बसपा हारेगी। इस बार उनका गणित ठीक बैठ रहा है और उन्हें पता लग रही है कि 27 में भाजपा की सफाई तय है। तो क्या भाजपा के अंदर खाने ये तय हो चुका है, तभी कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। देखिए शिव जी, अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि जयंत चौधरी आज के हालात में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर जाए। वहीं योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहेंगे कि चौधरी लक्ष्मी नारायण का इस्तीफा करवा दे। बस इन्हीं दोनों सवालों का जो जवाब है, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति का सच एक तरह से सामने आ रहा है। अब जयंत चौधरी अगर मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे तो श्रीकांत शर्मा कहां से जाएंगे, कहां जाएंगे, जो कि दिल्ली दरबार के आदमी हैं। ये जो पूरी लड़ाई हो रही है वो छाता विधानसभा को लेकर हो रही है। लेकिन क्या विधानसभा और लोकसभा सीट के लिए लड़ाई इतनी आगे बढ़ जाए कि कोई बड़ा नेता, वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री का करीबी नेता अपने सहयोगी दल को पनौती बता दे? और जो राष्ट्रीय लोकदल के जो सांसद और विधायक है, जो लोग मिलने गए थे, आप ये देखिए, जो लोग मिलने गए थे उसमें बिजनौर सांसद चंदन चौहान साहब थे, बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान थे, बहुत ही गंभीर नेता माने जाते हैं। कैबिनेट मंत्री जो योगी कैबिनेट में है आरएलडी कोटे से अनिल कुमार थे। राष्ट्रीय लोकदल के जो विधानमंडल के नेता है राजपाल बालियान थे, इसके अलावा अन्य नेता थे। ये तमाम लोग जाकर मिलकर योगी आदित्यनाथ से मिले। बात नहीं बनी होगी, उनको भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ मामला कहां से निकलकर सामने आ रहा है। तो बाकायदा उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश महामंत्री संगठन है, प्रदेश महासचिव संगठन है, धर्मपाल सिंह से मिलने गए, जिस पद पर एक जमाने में सुनील बंसल हुआ करते थे, आजकल वो राष्ट्रीय महासचिव हो रखे हैं। तो इन्हीं सवालों के जवाबों के इर्द गिर्द उत्तर प्रदेश की राजनीति एक तरह से घूमती हुई नजर आ रही है। हमें दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश के बीच में जो घमासान चल रहा है उसको भी देखना होगा। जाट समुदाय के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो गुस्सा पनप रहा है उसकी तरफ भी देखना होगा। जगदीप धनखड़ कैश कार्ड वाले जज साहब को हटाना चाहते थे और जगदीप धनखड़ दिल्ली दरबार में योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने की लॉबिंग कर रहे थे। हमें इसको भी ध्यान रखना होगा। तो दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर अपने अपने मोहरों का इस्तेमाल करके निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा निशाना सटीक बैठता है, कौन सा निशाना खाली हो जाता है। लेकिन दोनों ही पक्ष अभी खुलकर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा मंडल का सत्र, मानसून सत्र चलना, संसद का मानसून सत्र चलना, दोनों ही सत्रों में हंगामा होना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से पुलिस की बैरिकेडिंग फांदते हुए नजर आ रहे थे, ये अखिलेश यादव का एक तरह से आप समझ लीजिए कि राजनीतिक जिद नजर आती है कि उन्हें किसी भी तरह से भाजपा को हराना है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने, चचा शिवपाल सिंह यादव आज खुद ही विधानसभा में बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे। तो अगर शिवपाल यादव अगर एग्रेसिव होकर उतर जाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बचने का कोई रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि उनसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को कोई समझता नहीं। तमाम लोग मानते हैं कि जिस दिन शिवपाल सिंह 101%
अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आएंगे, उस दिन समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। तो विधानसभा में उस तरह का नजारा भी देखने को मिला, यूपी विधानमंडल में भी हंगामा देखने को मिला। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश और देश की जो राजनीति, दोनों जगहों की जो राजनीति है वो दिलचस्प होती जा रही है। लेकिन आमतौर पर हम जाति की बात करते नहीं है, लेकिन एक के बाद, चाहे सत्यपाल मलिक साहब को राजकीय सम्मान नहीं देते, अरे मरने के बाद तो दुश्मनी खत्म हो जाती है ना। चले गए, संवैधानिक पद पर बैठे थे, राजकीय सम्मान देने में किसी का कोई जाता नहीं, इतिहास याद रखता है। फिर आपने जगदीप धनखड़ साहब के साथ क्या किया? 21 जुलाई से कितने दिन हो गए आज? 12 अगस्त है। आप ये मानकर चल लीजिए कि 12 और 10 22 दिन उनका कहीं अता पता नहीं है कि जगदीप धनखड़ साहब हैं कहाँ। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे थे वो। ना उनका मेडिकल बुलेटिन आ रहा है, हेल्थ बुलेटिन आ रहा है, ना उनका कोई बयान आ रहा है। तब तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के सांसद, नेता, बड़े-बड़े दिग्गज नेता उनसे बात करना चाहते हैं, बात नहीं हो पा रहा, संपर्क नहीं हो पा रहा। आज के इस मोबाइल के युग में, आज के इस व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक के युग में, आज के इस सोशल मीडिया के युग में किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो देश का उपराष्ट्रपति रह चुका है, ये अपने आप में किसी विडंबना से कम नहीं है। और इन तमाम चीजों के बीच में योगी आदित्यनाथ के करीबी मंत्री का, ये विधानसभा की लड़ाई हो, सीट की लड़ाई हो या लोकसभा सीट की लड़ाई हो, उसको हम अलग रखते हैं। लेकिन अपने सहयोगी दल को एक तरह से पनौती कह देना और पूरा उदाहरण दे देना। पूरा चंद्रशेखर से लेकर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी तक का उदाहरण दे दिया कि जब-जब जिसने गठबंधन किया, उसको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो या तो लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब की पहुंच अमित शाह तक नहीं है, वरना वो अमित शाह को ये सुझाव देते कि भाई क्यों ले रहे हो आरएलडी को अपने साथ? जाटों को साथ लेने के लिए कुछ और करते, किसानों को साथ लेने के लिए कुछ और करते। तो या तो उनकी पहुंच दिल्ली दरबार तक है नहीं, या दिल्ली दरबार उनकी बात सुनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बात करती है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उसमें एक बड़े दिग्गज मंत्री अगर अपने केंद्र के गृह मंत्री से नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर उनके दावों का कार्यकर्ताओं की पार्टी, कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताया जाता है। तो सिर्फ ये शब्दों का इस्तेमाल है। तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को एक तरह से घुमाता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि अब खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट लोगों को ये सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ ये कौन-सा खेल खेल रही है। आप किसानों के नेता माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह की विरासत को इस तरह से अपमानित तो नहीं कर सकते हैं। जी। बात ये नहीं है, बात ये है कि अब वक्त आ गया है भारतीय जनता पार्टी का। सत्ता में ज्यादा दिन रहने के बाद सत्ता अहंकारी हो जाती है। और ये साफ दिख रहा है कि दो मंत्री अगर योगी आदित्यनाथ के आपस में लड़ रहे हैं तो इसका साफ सा मतलब है कि सत्ता अब ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। और जिस हिसाब से मैं कंफर्म कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 40 क्षत्रिय विधायक यानी ठाकुर विधायकों ने अलग ग्रुप बना के एक होटल में मीटिंग की है, तो क्या उत्तर प्रदेश में अब सत्ता से दूर जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? क्या सत्ता खिसक रही है? ये सत्र अंतिम सत्र होगा उनका। कई चीजें हैं और बड़ी खामोशी से वो बैठे हैं, सदन में बैठे हैं, मौजूद हैं। लेकिन ये जो खबर निकल के आई है उसकी हम जानकारी कर रहे हैं कि वो उन 40 विधायकों में कौन कौन है, वो कुटुंब परिवार क्या है। जैसे ही हमें जानकारी मिल जाएगी और हमारी तस्दीक हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ी स्टोरी करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, बहुत देर नहीं लगाएंगे, घंटे 2 घंटे में ये हम कंफर्म कर रहे हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। कौन पहुंचा 5 स्टार में, किसने मटर पनीर, शाही पनीर उड़ाया है और नई गठन के लिए तैयारी कर दी है। क्या योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि मेरा मुख्यमंत्री पद जाने वाला है? ये साफ हो गया। इसी लिहाज से ये ठाकुर विधायकों का एक ग्रुप बनाए जो तय करेगा कि राजनीति का अगला सिनेरियो क्या होगा, वक्त क्या होगा, हालात क्या होंगे। लेकिन ये जब जैसे ही हमें पता लगेगा कि लक्ष्मी नारायण का इस्तीफा हुआ तो समझ लेना कि योगी की विदाई तय हो गई। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने ही सहयोगी दल पर यह आरोप लगाया है कि उनके आने से भाजपा डूब रही है। तो या तो योगी आदित्यनाथ के माध्यम से ये संदेश अमित शाह को दिया गया है। ये लड़ाई अब यहीं रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई अब आर पार की ओर बढ़ती नजर आ रही है। हमें याद है 2016 का दौर, जब मीडिया में एक ग्रुप, आप तो उस समय लखनऊ में रोज देख रहे थे कि शिवपाल सिंह का बयान आ गया कि अखिलेश यादव को हटा दिया गया है। अखिलेश यादव ने एक लेटर जारी कर दिया कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। एक लेटर जारी हुआ कि ये विभाग उनके छीन के उनको दे दिए गए। ये क्या खेल था? पार्टी बर्बाद हुई। यही अब भारतीय जनता पार्टी में शुरू होने जा रहा है। सबको लग रहा है कि 2027 में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी।
और इससे घबराकर इस हार की जिम्मेदारी कौन ले, ये उठापटक मचेगी। देखना 2026 में कितनी बड़ी भगदड़ भाजपा में मचती है। पहले तो हमें इंतजार करना पड़ेगा 17 सितंबर का कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का अगला गृह मंत्री कौन होगा और उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मोदी जी अपनी बात पर कायम रहे और अगर वो कायम नहीं रहे तो भाजपा में विद्रोह होना तय हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं तय कर पा रही है पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है देश की सबसे बड़ी पार्टी। ये विद्रोह सिर्फ ईडी सीबीआई जब तक रोके तब तक रुका हुआ है। जिस दिन ईडी सीबीआई थोड़ी कमजोर हुई चुनाव आयोग की तरह, उस दिन सब सतह पर नजर आएगा। 10 वर्ष सत्ता चला ली है, अहंकार है, किसी की सुनना नहीं, किसी के बारे में जिक्र नहीं करना, किसी की बात नहीं करना। क्या हो रहा, मखौल बना दिया। क्या ये सरकार है? ये लोकतंत्र की चुनी हुई, संविधान की चुनी हुई सरकार है? आप किसी की नहीं सुनेंगे, आप मनमानी करते जाएंगे। क्या बना दिया है? ये लाला की दुकान है कि इसे भाई अमित शाह ने तो कह दिया कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं बनिया हूं। फिर हिंदुत्व का राग क्यों अल्पा, क्यों धोखा दे रहे हो इस देश के सनातनियों को, क्यों भ्रष्ट कर रहे हो? कल आप कह रहे हो कि मैं बनिया हूं, पहले आपने क्यों नहीं किया कि मैं बनिया हूं? पहले आप कहते थे मैं हिंदू हूं। मूर्ख बनाना आता है सिर्फ आपको। तब आप लगातार कह रहे थे मैं एक हिंदू हूं, कल आप कह रहे हैं कि मैं एक बनिया हूं, पाई पाई का हिसाब जानता हूं। नहीं, और बड़ी दिलचस्प बात है कि सभी जातियों को इकट्ठा करने की बात राग अलापने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिंदुत्व का राग अलापते हैं, फिर अपने को ओबीसी बताते हुए नजर आते हैं। तो जब जातियों की बात करेंगे तो एकजुटता कहां से आएगी? और बड़ी दिलचस्प बात, हो जाओगे जब आप मुख्यमंत्री बने तब आपने अपनी जाति ओबीसी में ट्रांसफर की है, ओबीसी में डाल। और एक बड़ी दिलचस्प बात, योगी आदित्यनाथ और यूपी में जो विधायकों की मीटिंग हुई, कुटुंब परिवार, कई जानकारियां जुटा रहे हैं। इस स्टोरी के खत्म होने के बाद अपने दर्शकों से हम कहेंगे कि 1.5 घंटे बाद, सवा घंटे, 1.5 घंटे बाद हमारे प्लेटफॉर्म पे फिर से आइएगा। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर को हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस स्टोरी में चलते चलते 2-3 चीजें याद दिला देता हूं। चौधरी चरण सिंह, लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की, जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो उनको आवास आवंटित हुआ था 12 तुगलक रोड। जब वो प्रधानमंत्री भी बने तो भी प्रधानमंत्री आवास में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि 12 तुगलक रोड से उनका लगाव था। अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए उससे पहले और जब वहां से पढ़कर आए उसके बाद उसी 12 तुगलक रोड के आवास में रहे। जयंत चौधरी का जन्म वहीं, लेकिन ये मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद, अजीत सिंह के चुनाव हारने के बाद पहले 5 लाख रुपए का फाइन लगाती है उनके रुकने पर और फिर पैरा मिलिट्री फोर्सेस को लगा के जबरदस्ती 12 तुगलक रोड के उस आवास को खाली करवाती है। बाद में वहां पे मनुष्य न रहने चले जाते हैं, फिर किसी और नेता को, मंत्री को आवंटित हो जाता है। पैरा मिलिट्री फोर्स लगा के जयंत चौधरी का आवास खाली करवाया गया था और आज वही जयंत चौधरी उसी कैबिनेट में मंत्री हैं, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री हैं जिन्होंने पैरा मिलिट्री फोर्स लगाकर उनसे घर खाली करवाया था। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को ध्यान रखना चाहिए और दर्शकों से कहूंगा कि 1-1.5 घंटे बाद जरूर आइएगा, क्योंकि अब यूपी की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर को आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद, आभार, दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद। लेकिन हम इसी तरीके की खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे तथ्य और सबूतों के साथ। क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में बड़े बदलाव हैं। अब सीधा मोहन भागवत आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने शिक्षा और हेल्थ बर्बाद कर दिया। तो आप समझ लो अब सब ठीक नहीं है। और ये मेरी बनावटी बात नहीं है, उन्होंने 3 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पे कल से वायरल है, देख लीजिए और सुन लीजिए, मेरी बात का यकीन मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा है तो फिर शिक्षा स्वास्थ्य पर आप कब आओगे। ये सरकारें बड़ी अहंकारी हो गई हैं, ये सब पर बात करेंगी। इन्हें पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, इन्हें पता है रसिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है। इन्हें ये नहीं पता है कि मेरे देश का नागरिक क्या कर रहा है, उसके बच्चे को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसे नहीं पता है। उसके बीमार परिजन को हेल्थ का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं पता है। बाकी सब पता है। बाकी ये पता है कि राशन किसे देना है, राशन किसको मिलना है, सब कुछ पता है। हिंदू मुसलमान कब करना है, कब हमें माहौल गर्म करना है, कब मकबरा तोड़ना है, कब मस्जिद तोड़नी है, कब मस्जिद में मंदिर खोजना है, सब पता है। लेकिन ये नहीं पता है कि गरीब का पेट कैसे चलेगा, रोजगार कैसे सृजन होगा। ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।